हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटेनेंस केस की और उसमें कुछ ऐसी चीज़ों की जो आप सभी के क्वेश्चन होते हैं अगर आपका मेंटेनेंस केस चल रहा है। मतलब अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से और सही ढंग से अपने केस को आगे बढ़ा पाएंगे। एक जगह पे आकर के सभी हस्बैंड अटकते हैं, उस पहलू पर हम विचार करते हैं। देखिए, आपके ऊपर एक मेंटेनेंस का केस आया, उसका नोटिस आपको आ गया और बोला गया कि इतनी तारीख को आपको कोर्ट में अपियर होना है। आप कोर्ट में अपियर हुए या पहली डेट पे, दूसरी डेट पे या तीसरी डेट पे अपियर हुए, वकालतनामा लगाया, आपने अपना रिप्लाई फाइल कर दिया है और अब आपसे आपका एफिडेविट मांगा जा रहा है। ये स्टेज है और इस स्टेज पे आपको इससे आगे क्या करना है, क्योंकि आपका ये कहना है कि लड़की ने काफ़ी सारे झूठ बोले हैं और काफ़ी सारी चीज़ें छुपा ली हैं, जैसे अपने बैंक अकाउंट हाइड कर लिए हैं या अपना म्यूचुअल फंड हाइड कर लिया या अपनी नौकरी हाइड कर लिया, क्वालिफिकेशन हाइड कर ली है, ऐसी चीज़ें हैं। अब यहां पर अगर आपसे आपका एफिडेविट मांगा जाता है तो सबसे पहले आपको उस फाइल का अवलोकन करना है, यानी फाइल को देखना है कि उसमें पत्नी का एफिडेविट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो उस एफिडेविट की एक कॉपी आपको ले लेनी है और फिर चेक करना है कि उस एफिडेविट में उसने क्या क्या चीजें हाइड करी हैं या क्या क्या चीजें उसने फॉल्स लिखी हैं। और दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि वहां एफिडेविट वाइफ का लगा ही ना हो। अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो फिर आप कोर्ट को वर्बली भी कह सकते हैं, रिटर्न में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि अपना एफिडेविट दें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस पहले पिटिशनर को अपना एफिडेविट देना होता है, उसके 4 हफ्ते के अंदर अंदर हस्बैंड को अपना एफिडेविट देना होता है। तो आप बोलिए कि ये दे दें अकॉर्डिंग टू लॉ, उसके बाद फिर हम भी देते हैं। तो उनका एफिडेविट आएगा पहले। जब तक उनका एफिडेविट नहीं आता किसी कीमत पर आपको अपना एफिडेविट नहीं देना है। पहले उनका एफिडेविट आएगा, आपको उस एफिडेविट में देखना है कि क्या क्या कमियां हैं। अब मान लेते हैं आपको कमियां भी मिल गई। अब इससे आगे एक परेशानी आती है। पति का ये सोचना होता है कि अब मैं इसमें क्या करूं, 91 सीआरपीसी लगाऊं या 340 सीआरपीसी लगाऊं। अब इसमें एक क्वेश्चन अमूमन सबके ही दिमाग में आता है कि भाई अगर मैंने 91 सीआरपीसी लगा दिया और पत्नी ने वो सारी चीजें दे दी जो मैंने 91 सीआरपीसी में मांगी है, तो क्या उसके बाद मैं फिर 340 सीआरपीसी कर पाऊंगा उसके ऊपर? देखिए, 91 सीआरपीसी होता है डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए, कि उसने कुछ चीज़ों को हाइड कर लिया, अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाई, अपनी सैलरी स्लिप नहीं लगाई, अपना फॉर्म 26 नहीं लगाया, इस तरह की चीज़ों को हाइड कर लिया है। आप 91 सीआरपीसी में कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं, लिस्ट बना देते हैं कि जी इसने हाइड किया, इसको आदेशित किया जाए कि ये चीज़ें कोर्ट में दे दे। अब हो सकता है कि आपके 91 सीआरपीसी के बाद वो सारी चीज़ें कोर्ट में प्रेजेंट कर दे। दूसरा आपका ये मानना होता है कि जब उसने इतने सारे झूठ बोले, इतनी सारी चीज़ें छुपाई हैं, तो मैं 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा के इसको दंडित करवाता हूं। अब यहां पे क्वेश्चन आ जाता है कि 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन यदि मैं लगाता हूं और उसने वो सारी चीजें दे दी, तो क्या मैं उसके बाद 340 सीआरपीसी लगाऊंगा? तो ऐसी परिस्थितियों में हस्बैंड के दिमाग में आता है कि मुझे 91 सीआरपीसी लगाना चाहिए या 340 सीआरपीसी पहले लगाना चाहिए। अब समझिए दोस्तों यहां पे बात को। अगर ये मेंटेनेंस का केस है तो मेंटेनेंस केस में आपकी पहली प्रायोरिटी होती है कि आपका मेंटेनेंस ना बंधे या कम से कम बंधे। उसको दंडित करने की प्रायोरिटी वो सेकेंडरी होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर आपका मेंटेनेंस नहीं बंधेगा ना, या मेंटेनेंस बिल्कुल नाम मात्र का बंधेगा, तो अपने आप ही उनकी हार हो जाएगी, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको पहले 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन डालनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मामलों में देखा जाता है कि 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन के बाद वो लोग घबरा जाते हैं और 91 सीआरपीसी के बाद जो जो चीजें उन्होंने हाइड करी होती है वो सारी चीजें दे देते हैं। उनमें से कुछ चीजें दे देते हैं, यानी रिकॉर्ड पे आ जाता है कि वो जॉब करती हैं या उनकी कोई इनकम है, उन्होंने कुछ चीजें हाइड करी। अब इससे आपका सबसे बड़ा फायदा आपको मेंटेनेंस में मिलेगा। अगर उसने अपनी सैलरी स्लिप नहीं दी थी, अभी सैलरी स्लिप आ गई 91 के बाद, तो आपका मेंटेनेंस नहीं लगेगा अगर आपकी सैलरी एक जैसी है लगभग। तो ये आपका रिलीफ है। अब हम मानते हैं आपने 91 नहीं लगाया और 340 सीआरपीसी लगा दिया। अब 340 सीआरपीसी का फ्यूचर क्या है? या तो कोर्ट उसको अपने पास सहेज कर रख लेता है कि इसको बाद में देखेंगे, पहले इंट्रीम तय करेंगे। तो इंट्रीम तो तय हो ही गया ना, और बाद में भी उस पर जनरली कुछ होता नहीं है। आप खुद देखिए कितने जजमेंट ऐसे होते हैं जिसमें 340 सीआरपीसी में वाइफ के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए कहा जाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। बहुत ही रेयर आपको ऐसे जजमेंट देखने को मिलते हैं। तो आपका भी केस वहीं पे पेंडिंग चला जाएगा। तो यानी 340 सीआरपीसी सेकेंडरी है। पहले आपको 91 सीआरपीसी लगा के कोशिश करनी है कि जो चीजें उसने हाइड करी है वो रिकॉर्ड पे आ जाए, ताकि आपको डायरेक्टली उसका बेनिफिट मेंटेनेंस में मिले। बाकी रही 340 सीआरपीसी की बात। 340 सीआरपीसी अगर आपको लगाना ही है तो वो आप बाद में भी लगा सकते हैं। यानी जब आपका इंट्रीम डिसाइड हो जाता है उसके बाद लड़की के बयान होते हैं और आपके वकील साहब उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत सारी चीजें निकल करके आ जाती हैं। उन सारी चीजों को पकड़ करके उसमें जो जो चीजें ऐसी हैं जिनसे 340 सीआरपीसी अट्रैक्ट होता है वो आप उसके क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद भी लगा सकते हैं। यानी 340 सीआरपीसी के लिए तो आप ओपन ही है ना हमेशा। 91 सीआरपीसी का फायदा केवल आपको उस स्थिति में मिलेगा जब तक आपका इंट्रीम नहीं बंधा। आप 91 से जो निकलवा सकते हो निकाल लो। आपको डायरेक्ट बेनिफिट मेंटेनेंस में चाहिए। अगर मेंटेनेंस केस में उसका मेंटेनेंस नहीं बनता है तो आना ही बंद कर देगी कोर्ट में। फायदा क्या हो रहा है फिर केस का?
तो आपकी जो प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए मेंटेनेंस ना बंदे, मेंटेनेंस कम रहे। उसके लिए जरूरी है कि 91 लगाइए, 340 के आपको पूरे ट्रायल में बहुत मौके मिलते हैं। और इसके अलावा भी 340 सीआरपीसी तो आप डीवी केस में भी लगा सकते हो, आप 498 में भी लगा सकते हो, तो वहां पे आप उनको लगा दीजिए। लेकिन मेंटेनेंस केस को ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करके केवल इस बात पे रहिए कि अपने मेंटेनेंस को कम कैसे करवाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो लोग गलती कर रहे हैं उन लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।